टीम का एवरेज मैंने डाउन कर दिया। तो वो जो एक आत्मग्लानि हुई थी वो शायद जीवन भर रह गई। एवरी कैटेस्ट्रॉफी कॉल्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ईदर टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और स्टेप अप टू द चैलेंज। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगले 100 मीटर, अगले 100 मीटर, अगले 100 मीटर, आपका 100 मीटर करते 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 एक समय आएगा कि आप वापस 130 140 की गति पे चलाएंगे, लेकिन अभी नहीं। आपने ऑलरेडी कई सारी कंपनीज में काम किया हुआ है, तो क्या स्ट्रेटेजी एक बड़ी कंपनी को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पीपल, प्रोसेस, कैपिटल, जहां पे 2 F's हों, फेयरनेस एंड फ्रीडम। क्योंकि ये जो दो चीजें हैं, फेयरनेस और फ्रीडम, ये ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, बेसिक एसेंस। दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजों की कमी है, सिर्फ 2 चीजों की, तीसरा कुछ नहीं। एक चीज मैंने देखी है सिद्धार्थ जी कि 3 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को करने की डेयरिंग नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह, चीज़ों को करते हैं, बस करना है। कुछ लोग होते हैं, और मैंने आपको थोड़ा अलग तरीके का देखा, करना है लेकिन इसमें जीतना, ये अलग मानसिकता। ऐसे कुछ कम लोग होते हैं। ये दोनों ही तरह की मानसिकता के जो लोग हैं, इन्हें लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते रहते हैं, और लेकिन जो उतरा ही है फील्ड में है कि जीतना ही है, तो उसको तो नो डाउट चैलेंजेस तो उसके सामने इमीडिएटली खड़ा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, ये जो प्रगति पथ आपका रहा, यूटीआई बैंक से लेकर आज एम्बिट की जो जर्नी है, इस पूरी जर्नी में आपने नो डाउट आपने कह दिया कि मैं जीतने के लिए ही चीज़ें करता हूँ, तो कई सारे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए होंगे टुवर्ड्स द ग्रोथ। कोई एक चैलेंज बताओ, एक चैलेंज जो आपको ऐसा लगता है कि यार ये चैलेंज लाइफ का रहा जो डिस्कस करने योग्य है। तो मेरे जीवन के 2 चैलेंजेस हैं, बाल्य अवस्था के एक, और एक मेरे जीवन के मेन जो मेरे व्यावसायिक जीवन में। तो बाल्य अवस्था में मैं जैसा काफ़ी हष्ट पुष्ट था, थोड़ा मोटा भी था, बचपन में थोड़ा हेल्दी था, तो दौड़ता उड़ता ज़्यादा नहीं था, दौड़ने में मेरा ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन हमारा एनसीसी कैंप हुआ, तो मेरे पास A-B सर्टिफिकेट भी है। तो जब हम लोग का A सर्टिफिकेट के लिए था, तो मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में हम लोग एनसीसी के लिए गए थे वहाँ पर, और वहाँ पे सबको बोला था मैराथन दौड़ना है कुछ 20 किलोमीटर की। अब और सबको दौड़ना था, ऐसा ऑप्शन नहीं था कि, और आपके टीम में सबको दौड़ना था, और 20 किलोमीटर दौड़ना है। मैंने दौड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने की वजह से बहुत देर तक दौड़ नहीं सका। फिर तो हमारे पीछे एक वो मिलिट्री की ट्रक चलती थी, तो मैं सेकंड लास्ट आ रहा था। उसके बाद मैं एक समय के बाद थक गया, फिर मैं उस ट्रक में चढ़ गया, और वो पूरी रेस करीब 2-3 घंटे में ख़त्म हुई और मैं ट्रक में बैठा हुआ था। उस वक्त जो ग्लानि हुई थी वो 2.5 घंटे की, और उसके बाद जो मेरे सारे मित्रों, क्योंकि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ से उसकी रैंकिंग पॉइंट्स कम हो गए, और टीम का एवरेज मैंने डाउन कर दिया। तो वो जो एक आत्मग्लानि हुई थी वो शायद जीवन भर रह गई। तब मैंने सोचा था कि मैं वीक नहीं हो सकता। तो एक वो जो क्षण था, एक जो वो पूरा दिन था, वो आज भी अगर मैं आंख बंद करूं तो मेरे सामने हमेशा उपस्थित होता है, और वो मुझे प्रेरणा देता है कि सबसे पहले तुम्हारी टीम, सबसे पहले तुम्हारी देश, सबसे पहले तुम्हारे मित्र, फिर तुम अपने बारे में सोचो। उस समय शायद मैं सेल्फिश होकर के, क्योंकि मैं थक गया था, मैं नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने गिव अप मार दिया। लेकिन उस दिन के बाद दोबारा गिव अप नहीं मारा। दूसरा, जब हमने इंडिया इन्फोलाइन वेल्थ की संस्थापना की, तो हमने उसकी शुरुआत की थी 4 मार्च 2008 को। कुछ ही दिन पूर्व
महीने भी नहीं, कुछ माह भी नहीं, कुछ दिन पूर्व पश्चात बेयर स्टर्न्स हुआ, मार्केट में जबरदस्त कोलैप्स हुआ। उसके बाद लीमन क्राइसिस हुआ सितंबर 2008 में, और मार्केट पूरी तरीके से खराब हो गया। और सोचिए, हमारा वो पहला वर्ष, मैंने आज तक इतना रिस्क जोखिम कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में था। उससे पहले सिटी बैंक में था, HSBC में था, जो स्टैब्लिश्ड बड़े, UTI बैंक, जो बड़े बड़े संस्थान। ये एक नई छोटी सी संस्था जो अभी शुरू हो रही है, और शुरू होते ही बम फटने लग गए, शुरू होते ही सब कुछ खराब होने लग गया। ऐसा एक समय आ गया कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये संस्था रहेगी नहीं रहेगी, उसके अस्तित्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया था। तब मैंने सोचा क्या करना है, और हम सब की, सबसे पहले हम सब ने, जो हम लोग सब मिल करके हमारे को फाउंडर्स थे, हम सब ने सोचा पहली चीज कि अपनी पहले हम सैलरीज कम करते हैं, क्योंकि हमें किसी को सैक नहीं करना है। वी डोंट वांट टू सैक एनीवन, हम किसी को भी निकालना नहीं चाहते। इसलिए हम सब जो सीनियर लोग थे, हम सब ने स्वयं सोचा कि हम अपना सैलरी कट लेंगे, जिससे कि सबका भरण पोषण हो सके, सिर्फ एक का नहीं, थोड़ा कम चलेगा लेकिन सबका होना चाहिए। तो पहला निर्णय वो लिया, लेकिन उस वक्त काफी ज्यादा इंटरनल प्रेशर था, बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस थे, अब घर पर भी बहुत प्रेशर था। उस साल से जस्ट 6 महीने पूर्व मेरे पिताजी का स्वर्गवास भी हुआ था, और बॉम्बे में उस वक्त मेरा कोई घर नहीं था, कोई रहने के लिए रेंट पर रहता था, तो काफी दिक्कत की समस्या थी। और मुझे अपनी माता जी को भी, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश में रहती थी, उनको मुंबई लाना था, क्योंकि मैं अकेला उनको नहीं छोड़ सकता था। तो बहुत सारे प्रेशर थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, उनको डट करके सामना किया। दूसरा काम उस वक्त क्या किया, भारतीय इक्विटी मार्केट बहुत ज्यादा खराब थे। तब सोचा कि अपॉर्चुनिटी क्या है, और वहां से अपॉर्चुनिटी देखने की मैंने प्रयास किया, और वहां पे हमको फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो भारत के बाहर ट्रेड होते हैं, उनमें जबरदस्त अच्छी कंपनियों की अपॉर्चुनिटी मिली, और वहां पे ट्रेड करके वहां से हमने क्लाइंटों के लिए जबरदस्त पैसा बनाया, और फिर हमारे संस्थान की इनकम भी बढ़ी। तो एक जो सोच मेरी हमेशा रहती है, ये अंग्रेजी का वाक्य है, एवरी कैटेस्ट्रॉफी कॉल्स फॉर एन अपॉर्चुनिटी, ईदर टू स्टेप out of your comfort zone or step up to the challenge. Every catastrophe calls for an opportunity to either step up or step out of your comfort zone or step up to the challenge. मतलब आप अपने जो आराम और अपनी मस्त जिंदगी में हैं, जब भी एक धक्का लगता है, तो ईश्वर आपको बोल रहा है कि जगो, और इस कंफर्ट जोन से निकल करके देखो, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। उस चैलेंज को ग्रैब करो, उस अपॉर्चुनिटी को तुम हासिल करो। तुम जहां पर हो, कुएं से निकल करके शायद समुद्र तक की तुम यात्रा पूर्ण कर सकोगे। फैंटास्टिक। ये बात अगर जिस वक्त आदमी को धक्का लगता है, उस वक्त वो टेंशन में रहता है, लेकिन उस वक्त अगर उसे बताई जाए तो उसे समझ में आएगा कि ये तो मेरे बहुत ज़्यादा फायदे की चीज़ है। उस वक्त आदमी टेंशन में रहता है। हर एक मोमेंट सिद्धार्थ जी आपके लाइफ का जैसे जैसे चल रहा है, वो मोमेंट से हमें कुछ गहरी सीख मिल रही है, कुछ गहरी समझ मिल रही है। अगर मैं ये पूछूं सिद्धार्थ जी कि आपका लाइफ का विजन क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं प्रगति पथ में, उसके बारे में पूछें। रंजीत जी, मैं आपके पिछले क्वेश्चन का बस एक और छोटा सा एक उत्तर देना चाहूंगा। जब भी आपने क्योंकि कहा डर लगता है, भय होता है, कंफ्यूजन होता है, तो क्या करें? ये सबके जीवन में आता है। जब भी डर लगे, भय हो, तो बड़े पिक्चर को भूल जाइए। क्या आपका लक्ष्य है, सब कुछ भूल जाइए। बड़ा सरल सा काम कीजिए, डिसिप्लिन एंड नेक्स्ट स्टेप। अगर आप
1 महीने बाद क्या होगा उसकी मत सोचिए। आज आप क्या कर सकते हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम। आज का दिन पूरा हुआ, कल क्या कर सकते हैं, कल क्या हो गया तो परसों क्या कर सकते हैं। एक 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 कदम रखिए, आपको पता चलेगा कि आपने मीलों पार कर लिए। अंधेरे में गाड़ी चलाने जैसे। अंधेरे में गाड़ी चलाना, अगर आप अंधेरे में सोचेंगे कि मैं 3 किलोमीटर का आज अभी का विजन देखूं, नहीं, वो दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, सिर्फ अगले 500 मीटर, अगले 200 मीटर, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, अगले 100 मीटर, अगले 100 मीटर, अगले 100 मीटर। आपका 100 मीटर करते 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 एक समय आएगा कि आप वापस 130 140 की गति पे चलाएंगे, लेकिन अभी नहीं, वो समय नहीं है। तो आपका दूसरा प्रश्न, विजन क्या है? मेरा स्वयं का अपने लिए सिर्फ एक ही विजन है, भारत देश की और भारत देश के नागरिकों की सेवा कर सकूं, बस। अगर मैं ये जीवन में करने में सक्षम रहा तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। देश के लिए मेरे को अपने देश से बड़ी आशाएं हैं। तो मेरे 3 विजन हैं। सबसे पहला, मेरे जीवन काल में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बननी चाहिए मेरे जीवन काल में। दूसरी, आज के दिन में यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी है। आज से 100-125 वर्ष पूर्व पाउंड था, उससे पहले डच करेंसी थी, उससे पहले पोर्टुगीज करेंसी थी, उससे पहले स्पेनिश करेंसी थी। मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन काल में रुपया रिजर्व करेंसी बने। रूपी शुड बी द रिजर्व करेंसी। तो ये मेरा दूसरा एक विजन है। और तीसरा विजन है कि भारत में सनातन राष्ट्र और सनातन सभ्यता, जो भारत की सनातन सभ्यता, भारत की सनातन राष्ट्र, उसकी स्थापना हो एवं सनातन सभ्यता पूरे विश्व में फैल जाए। तो मैं कल्पना करता हूं 8वीं शताब्दी से पहले के भारत की, 12वीं शताब्दी से पहले के भारत की, वैसे भारत बन जाए तो शायद मेरा जीवन में जो भी अतृप्त चीजें हैं वो सब कुछ तृप्त हो जाएंगे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपका विजन जब पूरा होगा तब आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा जीवन तो आज ही धन्य हो गया, मेरी मुलाकात आपसे हो गई। सिद्धार्थ जी, ये तो बात हो गई आपकी जीवनी की। आपकी जीवनी से हमें बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला जी। क्योंकि आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं थोड़ा ब्रॉडली, आप थोड़ा माइक्रो लेवल पे नहीं जाना चाहता, थोड़ा मैक्रो लेवल में आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी नज़र इस पर भी पड़ी होगी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लोगों को इन्वेस्टमेंट करना जिन्होंने सिखाया है वो इंश्योरेंस एजेंट। करेक्ट। इन्होंने लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की हैबिट डलवाई है। ऐसे करीबन 20-25 लाख इंश्योरेंस एजेंट भारत में है। और इसके विपरीत एक नया युग चालू हुआ है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। आपको क्या लगता है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स ने जो गारंटीड प्लान में इन्वेस्टमेंट करना सिखाया, गारंटीड प्लान वर्सेस आज के जो नए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करीबन 50,000 1 लाख लोग इसको चला रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस को 20 लाख 25 लाख लोग इसमें कार्यरत हैं। तो लेकिन आजकल म्यूचुअल फंड का बोलबाला थोड़ा ज़्यादा है। अगर मैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट प्लान वर्सेस म्यूचुअल फंड अगर बातचीत करूं तो आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? और अगर म्यूचुअल फंड को श्रेष्ठ मानते हैं तो क्या ये डाउन हो गए? क्योंकि वेल्थ तो लोगों ने एक्चुअली यहाँ बना के अपने बच्चों को फॉरेन भेजा है। आपको क्या लगता है? यहाँ पर है कि भाई आपका पैसा 20 साल के लिए लॉक हो गया, 7% रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर आपको आज़ादी है, एक भी दिन के लिए पैसा लॉक नहीं है म्यूचुअल फंड में, और रिटर्न भी जो है 12%, 20%, 25% तक लोगों को मिले। वर्सेस क्या बातचीत बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका रंजीत जी। देखिए, समय सब चीज का निर्धारण करता है। एक समय था जब आप बाल्य अवस्था में थे। बाल्य अवस्था में आपकी जरूरतें क्या थी? बाल्य अवस्था में आपको अपने माता पिता का सानिध्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, आपकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, आपको भोजन मिलता रहे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। आप युवा बने, आप में जोश आया, आपको
अपने लिए कुछ करने की इच्छा जागृत हुई, आपके बच्चे हुए, आप 40 से 45 साल की अवस्था में आ गए। अब आपको, आपके पास थोड़ा धन भी है, लेकिन आपको अपने नाम चाहिए। आप 60-65 साल की अवस्था में आ गए, आपको मोक्ष की तरफ बढ़ने का रुझान ज्यादा है। आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा पर बने कि आप बुद्धिमंद नहीं हो, आपके हाथ पांव सब चलते रहे। उसी तरीके से ये हम आज के दिन में मानते हैं इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं है। ये इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड है। जब भारत आजाद हुआ, जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो हमारे पास 1000 सालों का जो स्वर्ण था वो ब्रिटिशर्स ले जा चुके थे। घास बेच करके भी हमें कर के रूप में उनको स्वर्ण देना पड़ता था। पहली चीज क्या हुई? अपने स्वयं के लिए तो हमने रियल एस्टेट बनाना शुरू किया। इसीलिए लोग रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट ज्यादा करते थे? क्योंकि घर ही नहीं थे, कुछ नहीं था, हम सड़क पर रह रहे थे। ब्रिटिशर्स हमसे जो यूके के, जो ब्रिटिश के लोग थे, हमसे सब कुछ ले गए थे। तो सबसे पहले आपको अगर एक फाउंडेशन डालनी है तो क्या, आपका एक अपना घर तो होना चाहिए, छोटा बड़ा। उससे भी पहले आपको बेसिक फूड, तो पहले कहते थे ना रोटी कपड़ा मकान, सबसे पहले क्या, रोटी। तो जब रोटी मिल गई तो कपड़ा आया, फिर जब कपड़ा हो गया तो मकान आया। इसके बाद आज सबके पास अत्यधिक मकान है, छोटा बड़ा उस तरीके से, तो आपकी नीड्स बढ़ी। आज वाईफाई आपके लिए सबसे ज्यादा एसेंस है। रोटी कपड़ा मकान के बाद सड़क बिजली पानी, सड़क बिजली पानी और वाईफाई। तो अगर मैं आज आपको रोटी दूं तो आप प्रसन्न होंगे? शायद नहीं होंगे, क्योंकि नीड्स बदल गई हैं, आपको रोटी स्वयं मिल रही है। उसी प्रकार से गारंटीड प्लान अगर आपको 7-8% दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो 7-8% दे रहे हैं तो वो आपके वेल्थ का एक छोटा सा अंश हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इंश्योरेंस हम लेते क्यों थे? पहले जब इंश्योरेंस की संस्थापना हुई तो इसलिए था कि रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, अगर ईश्वर ना करे आपको कुछ हो जाता है तो आपकी धर्म पत्नी को या आपके बच्चों को चैलेंज नहीं आए, इसलिए एक मोटी रकम मिल जाए, जिस रकम से जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते उनका जीवन यापन हो चल रहा है। तो इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। तो टर्म की शुरुआत हुई, इंश्योरेंस की जो शुरुआत हुई टर्म से शुरू हुई। फिर टर्म में रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऐड कर दिया कि अगर आप पैसा दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, तुम मुझे मेरा कम से कम जितना मैंने पैसा दिया है बिना ब्याज के दे दो। लेकिन उसमें भी लोगों को एक्साइटमेंट नहीं हुआ, तो टर्म प्लस गारंटीड प्लान शुरू हो गए, जिसमें आपको 6-7% की यील्ड भी आने लगी और आपको एक टर्म कवर भी मिलने लगा। अगर ईश्वर ना करे आपको कुछ हो जाए तो एक मोटी रकम मिलेगी, और अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो एक 7-8% की कंपाउंडिंग मिल जाएगी। लेकिन उससे क्या आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज के दिन में मैं फूड इन्फ्लेशन को देखूं, आपका किसी भी आज के दिन में गांव में भी सबसे बड़े खर्चे कौन से हैं? घर का अगर आपका खर्चा नहीं है तो दूसरा सबसे बड़ा खर्चा किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन का, फ्यूल का, कपड़े का, ग्रोसरीज। ग्रोसरीज का मतलब होता है पैकेज्ड फूड। हर चीज आज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं पैकेज्ड है, और यहां या फिर आपके एम्प्लॉइज का। तो हर जगह जो इन्फ्लेशन अगर मैं देखूं तो 6 से 7% की है। तो अगर उतनी ही आपकी आय हो रही है, उतना ही आपका इन्फ्लेशन है, तो कहीं पे तो डिटीरिएशन होगा। तो इसलिए आपको बकेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा गारंटीड प्लान, सबसे पहले टर्म। जैसे ही आप कमाने लगे सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस के बाद आपने कुछ पैसा, बहुत छोटा सा अंश गोल्ड में भी रखना है, कुछ अंश आपको फिक्स इनकम जो गारंटीड प्लान में रखना है। लेकिन आपका ज्यादा ग्रोथ जो होगी वो आपको इक्विटी के माध्यम से ही होगी। अब इक्विटी चाहे आप वो म्यूचुअल फंड के थ्रू लें, चाहे पीएमएस के थ्रू लें, चाहे डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू लें, चाहे आप वो एआईएफ के थ्रू लें, वो आपकी
बुद्धि पर है, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर है, आपकी सोच पर है। तो ये पोर्शन रेलेवेंट हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपको, जैसा आपने बोला, बढ़त चाहिए तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और इक्विटी में इन्वेस्ट करना अब ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। क्योंकि अगर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, हर चीजों के दाम महंगे हो रहे हैं, तो आपको, अगर आपकी वेल्थ कम होगी तो आप कैसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। देखिए, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन और सेविंग्स में डिफरेंस क्या है। जब आप उस कंजम्पशन को आज ना करके कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं तो वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जब सेविंग को आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, वरना वो सेविंग रहता है। अगर आप सोचिए, आपने कंज्यूम नहीं किया तो आपने अपनी इच्छाओं को आगे के लिए बढ़ा दिया, लेकिन अगर आगे चल करके वो पैसा आपकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाता है तो प्रॉब्लम है। इसलिए इक्विटी। तो जब आप भोजन करते हैं तो क्या आप सिर्फ प्रोटीन्स खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। ज्यादा प्रोटीन्स खाएंगे तो आपकी किडनी पर असर पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। तो इन सभी चीजों का मिश्रण, फाइबर भी चाहिए, इन सभी चीजों का मिश्रण को ही हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। इसीलिए एसेट एलोकेशन इज द की। इसलिए दिस इज नॉट गारंटीड प्लान्स वर्सेस म्यूचुअल फंड, दिस इज गारंटीड प्लान्स प्लस गोल्ड प्लस फिक्स्ड इनकम प्लस म्यूचुअल फंड्स। परफेक्ट। एक तो है सिद्धार्थ जी, एक तो है आपकी पर्सनल लाइफ जिससे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। एक तो है कि आप एक कंपनी के अंदर एक उच्च पद पर काम करते हैं, एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ लेवल पे आप काम करते हैं, और आप पूरी कंपनी आप पूरी कंपनी के हर एक पार्ट को देख सकते हैं। उसको ग्रो करने की जिम्मेदारी जो है आपकी है। तो कंपनी को सीईओ लेवल या मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे ग्रो करने में दिमाग तो आपका होता है। तो क्या स्ट्रेटजीज होती है कि आप कंपनी को जो है वो ग्रो करते हैं? किन स्ट्रेटजीज के साथ में आप मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पर, क्योंकि हर व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जो आपको देख रहा है, एक छोटा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको देख रहा है, वो अपनी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, छोटा है, छोटी बुद्धि है। आपने ऑलरेडी कई सारी कंपनीज में काम किया हुआ है। तो क्या स्ट्रेटजी एक बड़ी कंपनी को ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू होती है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा बड़ा सरल सा सोच है। सबसे तो तीन वेरिएबल्स होते हैं, पीपल, प्रोसेस, कैपिटल। ये तीन चीजें आप याद रखिए, PPC। सबसे पहले, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको स्केल बढ़ानी पड़ेगी। बिना स्केल, क्योंकि आपके पास तो 24 घंटे ही है ना, तो क्या आप 20 रंजीत क्रिएट कर सकते हैं? और उन 20 रंजीत को अगर आपने क्रिएट किया, उनका सही मार्गदर्शन किया, उनका सही पथ प्रदर्शन किया, तो ऑटोमेटिकली स्केल आएगी। लेकिन पीपल के साथ प्रॉब्लम है इमोशंस, मोटिवेशन, डाउन टाइम। तो क्या आप ऐसा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं कि जहां पर फूल फलित हो, बढ़े, वहां बुझे नहीं? आप सोचिए, आप गुलाब के फूल को रेगिस्तान में डाल देंगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। और अगर आप कैक्टस को पौंडीचेरी, जहां पे अत्यधिक बारिश होती है, वहां पर ले आएंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा अत्यधिक पानी से। तो हर व्यक्ति को, आपके आसपास जितने भी व्यक्ति हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा, उनके एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, उनकी नेसेसिटीज को समझना पड़ेगा, उनके मोटिवेशन को समझना पड़ेगा, उनके सोच को समझना पड़ेगा, और एक ऐसा कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे 2 F's हों, फेयरनेस एंड फ्रीडम। क्योंकि ये जो दो चीजें हैं, फेयरनेस और फ्रीडम, ये ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, बेसिक एसेंस किसी भी मानव की। ये तो समझ में आया। फेयरनेस का क्या मतलब है? फेयरनेस का मतलब कि पार्शियलिटी नहीं, बायसनेस नहीं,
किसी पे किसी तरीके का आप एक्स्ट्रा फेवर नहीं करें, फेवरेटिज्म जिसको कहते हैं। तो फेयरनेस इज अगेंस्ट फेवरेटिज्म। आप सबके साथ निष्पक्ष रूप से काम कीजिए। जो गलत है उसको प्रेम पूर्वक बताइए वो गलत है, उसको मौका दीजिए सुधरने का, चाहे वो आपका प्रिय ही क्यों नहीं हो। तो अगर आपने लोगों पे काम कर लिया, पीपल, तो आप हमेशा जीतेंगे। तो इसलिए, और आप जो करते हैं, चूंकि आप उच्च पद पर हैं, आपकी हर गतिविधि को बिना बोले सारे आपके एम्प्लॉइज देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जैसा पिता करता है वैसा पुत्र करता है। आप पुत्र को 25 बार बोलेंगे वो नहीं सुनेगा। अगर आप वो कार्य करने लगेंगे, पुत्र 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वही कार्य करना शुरू कर देगा। जैसी करनी वैसे ही लोग उसको फॉलो करेंगे। द वे यू डू इट अदर्स विल। जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, भागवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं अर्जुन को, जो जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं वैसा ही समाज के सारे लोग उसको देख करके प्रेरित होते हैं और करते हैं। तो आपका चरित्र और आपका संचलन एकदम निष्पक्ष और सटीक होना चाहिए। आपके कार्यशैली में अगर कहीं भी गुण में खराबी आई, कहीं पर भी चैलेंज आया, तो लोग भी उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला पीपल। जैसे ही आपने लोगों पे काम शुरू कर दिया, उसके बाद अगला काम है प्रोसेस सेट करना। आप हो नहीं हो, कोई व्यक्ति हो नहीं हो, वो प्रोसेस सेट करता रहेगा। जैसे आपका ये BITV का अच्छा प्रोडक्शन यूनिट है, आपने रिकॉर्डिंग खत्म की, उसके बाद उसकी एडिटिंग हुई, साउंड रिकॉर्डिंग हुई, नेक्स्ट स्टेप। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस उसको करके एक आउटपुट दे देगा। प्रोसेस क्रिएट्स स्केल। और तीसरा, कैपिटल। दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजों की कमी है, सिर्फ 2 चीजों की, तीसरा कुछ नहीं। एक कैपिटल और एक ह्यूमन बैंडविड्थ। हम सब 24 घंटे में सिर्फ उतने ही काम कर सकते हैं, और अगर आप बहुत सारे काम करेंगे तो आप किसी में भी विजयी नहीं होंगे। मैं उदाहरण देता हूं आपको। हम लोग सब व्हाट्सएप चलाते हैं, हम सब सोशल मीडिया चलाते हैं, हम सबको, बहुत सारे लोगों को गाड़ी चलानी भी आती है। आप सोचिए, व्हाट्सएप चला रहे हैं गाड़ी चलाते वक्त, 3 बार तो हो जाएगा, चौथी बार आपके माता पिता और आपके जो परिजन हैं बड़े दुखी होंगे, आप घर नहीं पहुंच पाएंगे। 2 सरल से काम जिसमें मसल मेमोरी ऑलरेडी बिल्ट इन है, आप नहीं कर सकते। और हम कोशिश करते हैं 5 बिजनेसेस को चलाने की, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, नहीं हो सकता। जो कर रहे हैं उसको पूरी निपुणता से कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जैसा कोई सामी नहीं होगा। आप देखिए ना, अत्यधिक बड़ी कंपनियां, चाहे वो गूगल हो, जैसे ही गूगल ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू किया, उसने देखा कि उसमें सिनर्जी नहीं है, अल्फाबेट के लिए ऊपर पुश कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक ही चीज में ही निपुणता किया, नेटफ्लिक्स एक ही चीज में। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जो चीज आप कर रहे हैं उसी चीज में अपनी निपुणता बनाएं और वहीं पे ही कैपिटल एलोकेट करें। आपने 25 जगह कैपिटल कर दिया, आपका रिटर्न्स कितना आएगा? एवरेज। कहीं नहीं जीत पाएंगे। अगर जीतना है तो पहले ज्ञान क्या है, जो हमारी सूचनाएं हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। उस ज्ञान को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी तो आप जीतेंगे। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ जी, आपने इस प्रश्न को कुछ इतना डिटेल में बता दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए यह उत्तर ही काफी है। ये करने की जरूरत नहीं है।